Okay guys, so we are starting chapter chemical reaction and equation. अच्छा तो समझना बेटा, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ये 10th क्लास का। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स बातें आपको केमिस्ट्री की पता होनी चाहिए। उसके लिए एक वीडियो मिल जाएगी आपको चैनल पे, तो 40 मिनट की वीडियो। सबसे पहले वो वीडियो देख लेना एंड उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट कर, ठीक है। अगर आपके 9th के कंसेप्ट क्लियर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो एक बार जरूर वो वीडियो देख लेना, ठीक है गाइज। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, सो ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन करें थोड़ी सी बात केमिकल रिएक्शन की। सो देखो, दो टाइप के चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, वन इज फिजिकल चेंज एंड वन इज केमिकल चेंज, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिजिकल चेंज की, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट फिजिकल चेंज, ये ग्लास है हमारे पास, राइट? ये ग्लास है, ये ग्लास रखा हुआ और ये गिर गया और टूट गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया ना, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया। एक बात बताओ, ये ग्लास था और ये ग्लास छोटे छोटे पार्ट्स में टूट चुका है, राइट? तो टूटने के बाद क्या ये चेंज हो गया? नहीं ना, पहले ग्लास था और टूटने के बाद भी ये क्या रहा? ग्लास ही रहा। ऐसा तो नहीं है टूटने के बाद कुछ और बन गया। तो इस टाइप के चेंज को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज, ठीक है। जब सब्सटेंस चेंज नहीं होता, पहले ग्लास था अभी भी ग्लास है, तो चीज तो चेंज नहीं हुई ना, ठीक है। बट एक यहां देख पा रहे हो तो दिस इज मिल्क, है ना, मिल्क। और ये मिल्क चेंज हो चुकी है, ठीक है। मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, दही बन सकती है, कर्ड बन सकती है। अब मिल्क से अगर कर्ड, लेट्स से कर्ड, मिल्क अगर कर्ड में चेंज हो गया, अब ये दूध तो नहीं रहा ना। अगर ये सपोज पनीर में चेंज हो जाता, अब ये पनीर जो है ये दूध तो नहीं रहा ना, तो समझ रहे हो? तो केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक नया सब्सटेंस बने, जिसमें कुछ नया बने, राइट? ओके गाइस, सो ये एक छोटा सा एग्जांपल था और नेक्स्ट बात करते हैं हम। लाइक ये एक तवा दिख रहा है आपको, आयरन पैन कह सकते हो तुम इसको, और कुछ दिनों के बाद शायद बाहर रख दिया होगा तो जंग लग गया, राइट? जंग लग गया। अब ये जो जंग लगा हुआ है इसमें, अब समझना, पहले ये लोहा था, अब ये लोहा नहीं रहा, इसके ऊपर कुछ और ही बन गया ना, समझ रहे हो इस चीज को? तो अब ये क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज, ठीक है। तो एक चीज समझ आ रही होगी, तो केमिकल चेंज वो चेंज है जिसमें कुछ नया बने, राइट? एक और एग्जांपल देखते हैं, ग्रेप्स। ये देखो, ग्रेप से वाइन बनाई जा रही है ना। तो पहले ये ग्रेप्स से अब कुछ और बन गया है, समझ रहे हो इस चीज को? तो अब ये ग्रेप्स नहीं रहे, तो इसका मतलब इसमें भी कुछ नया बना। अगर कुछ नया बना तो हम इसको क्या बुलाएंगे? केमिकल चेंज। एग्जैक्टली गाइस, ये देखो, फूड खाना था, रॉ वेजिटेबल्स थी, उसको पकाया गया, पकने के बाद कुछ और ही बन गया, है ना। तो ये भी क्या होगा? एक केमिकल चेंज। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि केमिकल रिएक्शन बेसिकली वो रिएक्शन होती है जिसमें कुछ नया बने। सो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, और जो नई चीज बनी है उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से मैच नहीं करेगी। तो गाइस क्लियर? सो chemical reaction is a process in which new substance is formed whose property is completely different from old ones. एग्जाम्पल लिख सकते हो, मिल्क टू कर्ड, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख के हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन में जंग लग गया, है ना, तो वो भी क्या होगा? एक केमिकल चेंज होगा। ओके गाइस, तो कुछ सिंपल से एग्जाम्पल लेके और चलेंगे। लेट्स मूव। अच्छा, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, ठीक है, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है बेसिकली, तो उसमें हमें क्या क्या किस तरह के चेंज देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो द हेडिंग इज चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें हमें किस टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला बोला गया चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब जैसे कि हो सकता है पहले वो सॉलिड हो, बट केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो लिक्विड में चेंज हो गया, है ना। मैं अभी आपको एग्जांपल नहीं बता रहा बेटा, बट जैसे जैसे हम चैप्टर करेंगे ना, आपको इतने सारे एग्जांपल्स खुद ही पता लग जाएंगे। अभी स्टार्टिंग में रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना कि पहले हम इसकी रिएक्शंस रट लें, उससे कोई फायदा नहीं है। एट द एंड ऑफ द चैप्टर इतनी सारी रिएक्शंस हो जाएंगी तो हम खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसमें क्या क्या चेंज हो रहा है। अच्छा गाइस, चेंज इन कलर, तो बहुत सारी रिएक्शन ऐसी देखने को मिलेगी तुम्हें जिसमें कलर ही बदल जाता है ना, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस का निकलना। चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है।
हो सकता है रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ बनी है वो काफ़ी गर्म बनी है, ठीक है, और हो सकता है ठंडी भी हो जाए। तो चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो गाइस ये एक वर्ड्स आया आप लोगों के पास, प्रेसिपिटेट। तो यू नो व्हाट इज दिस प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट मतलब ना जो लेफ्ट आउट सब्सटेंस बच जाता है। ये एग्जांपल के साथ बताता हूँ प्रेसिपिटेट क्या होगा, ठीक है। जैसे ये चाय पत्ती है ना, ये चाय नजर आ रही है, तो ये जो चाय पत्ती है ना, जो ऊपर ऊपर चीज बच गई है, समझना, ये जो चीज बच गई है, दिस चाय पत्ती है ना, बाकी तो चाय तो हमने छान दी, जो ऊपर चीज बच गई, लेफ्ट आउट पार्ट, इसको हम बुलाएंगे प्रेसिपिटेट। दिस विल बी टर्म्ड एज प्रेसिपिटेट। फाइन गाइस, चलो तो ज्यादा उसमें नहीं जाते। अब देखो मैंने कहा केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन मतलब एक ऐसा चेंज, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कुछ नया बने, और जो नई चीज बनी है उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से कंप्लीटली डिफरेंट होगी, राइट। फाइन गाइस, सो एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने पिछले चाय का एग्जांपल लिया था ना, उसमें प्रेसिपिटेट था, ठीक है। तो चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? चाय बनाने के लिए वी नो कि हमें मिल्क चाहिए, पानी चाहिए, थोड़ा सा पानी भी जो होता है ना, चाय पत्ती चाहिए जिसको हम टी लीव्स बोलते हैं, ठीक है, चीनी चाहिए, बोले तो शुगर, है ना, अदरक इलायची वगैरह डालते रहना, और क्या बन जाएगी? चाय बन जाएगी, राइट। सो ये जो चीजें रिक्वायर्ड है ना हमें, ये क्या हो रही? ये चीजें आपस में रिएक्ट होगी, और रिएक्ट होने के बाद कुछ बनाएगा, उसका नाम है चाय। तो जो चीजें आपस में रिएक्ट होती है उसको हम बुलाते हैं रिएक्टेंट। दिस विल बी टर्म्ड एज रिएक्टेंट, समझ रहे हो। और रिएक्टेंट ने कुछ केमिकली रिएक्ट किया और रिएक्ट होने के बाद कुछ बनाया, द फाइनल प्रोडक्ट, यस। तो जो फाइनल जो चीज बन के आई है हमारे पास, दिस विल बी टर्म्ड एज प्रोडक्ट। सो गाइज, अगर पूछा जाए व्हाट इज रिएक्टेंट, तो क्या होगा? रिएक्टेंट बेसिकली वो सब्सटेंस है विच रिएक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, या विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। ये वो चीजें हैं जिन्होंने केमिकल रिएक्शन में पार्ट लिया था, और पार्ट लेने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया और जो बन के आया उसको बुलाएंगे प्रोडक्ट। सो अगेन, सो रिएक्टेंट इज दो सब्सटेंस which takes part in a chemical reaction, substance which takes part in a chemical reaction. तो substance which takes part in a chemical reaction will be termed as reactant, और जो चीज बन गई है उसको बुलाएंगे product. So what actually will the product be? So product is a substance which is formed after the reaction. Substance formed after reaction. रिएक्शन होने के बाद जो चीज बनी उसको हम क्या बुलाएंगे? प्रोडक्ट बुलाएंगे। क्लियर है? अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट हुए और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए। याद, अभी फिलहाल कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझना। तो ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज, इसको हम बुलाएंगे रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, ठीक है, ये लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड, राइट। और जो चीज बन रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको क्या बुलाएंगे? प्रोडक्ट बुलाएंगे। छोटा सा एग्जांपल है, एंड एरो बताता है कि डायरेक्शन क्या है, मतलब ये रिएक्ट हो रहे हैं और रिएक्ट होने के बाद बन क्या रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहे हैं। क्लियर है? फाइन, सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब एक टॉपिक आया आपके पास, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। देखते हैं बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है ना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगेन वही वाला, हमने मिल्क लिया, चाय पत्ती ली, है ना, टी लीफ लिया, ठीक है, दो ही चीज़ मिक्स करते हैं और क्या बन गई? चाय बन गई, है ना। एंड यू नो व्हाट इज दिस? दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। ये चीज़ तो क्लियर हो गई थी ना कि ये तो रिएक्टेंट था हमारे पास और जो चीज़ बन रहा है वो क्या था? प्रोडक्ट था। अच्छा, लेट्स से मिल्क हमने 100 ग्राम लिया, है ना, मेजर किया उसको, मापा 100 ग्राम, और टी लीफ जो है वो हमने कितना लिया? 20 ग्राम, ठीक है। और चाय कितनी बनेगी? तो इट शुड बी, सीधी बात है ना, 100 ग्राम अगर दूध है, 20 ग्राम चाय पत्ती है, तो मिलाओगे उससे चाय बनेगी। चाय कितनी बननी चाहिए? 120 ग्राम। एंड ये जो मैंने चीज बताई, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब मास ना तो बनाया जा सकता ना खत्म किया जा सकता। यहां टोटल मास कितना था?
120 था, यहां भी कितना होगा 120 होगा। समझ रहे हो इस बात को? तो जितना मास रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही मास प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। जायज बात है, ठीक है। अब ये कंट्रोवर्सी आती है, बताता हूं कैसे। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिला के क्या बना देते हैं, पानी बना देते हैं। H2 + O2 बिकम्स H2O, मानते हो? अच्छा, यह हाइड्रोजन कितना है बेटा, देखो देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 लगा हुआ है मतलब कितना है 2 है। हाइड्रोजन कितना है 2 है ना। अच्छा, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 लगा हुआ है मतलब यहां भी 2 है। समझ रहे हो? अच्छा, अब इधर ये रिएक्टेंट की बात करी हमने, प्रोडक्ट की बात करेंगे बेटा। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है 2 है। ऑक्सीजन कितना है 1 है। सोच के देखो, यहां ऑक्सीजन 2 था और यहां ऑक्सीजन 1 है, तो वजन में फर्क आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब रिएक्टेंट साइड भारी हो गया और प्रोडक्ट साइड हल्का हो गया, जबकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली हमने यही तो पढ़ा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मास ना तो बनाया जा सकता ना खत्म हो सकता। जितना मास रिएक्टेंट साइड है उतना ही मास प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए। बट यहां तो दिक्कत हो गई। यहां दिक्कत क्या हुई, यहां रिएक्टेंट साइड तो मास ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, यहां रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड मास कम हो जाएगा। अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, बैलेंस करेंगे। बैलेंस का मतलब जितना ऑक्सीजन यहां है उतना ही ऑक्सीजन यहां होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब हम कुछ ऑक्सीजन वगैरह या हाइड्रोजन वगैरह कुछ ना कुछ ऐड ऑन करेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। प्रोडक्ट साइड में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करेंगे ताकि दोनों साइड बराबर हो जाए। समझते हो ना इस बात को? तो इसी को कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले समझना बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है क्या, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, क्या ये बैलेंस है? नहीं है। बैलेंस तब होता है जब यहां भी 2 ऑक्सीजन होता, राइट, तब बैलेंस होता। बट अब ये कैसा है, अनबैलेंस। समझना बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द प्रोडक्ट साइड शुड बी सेम एज इन द रिएक्टेंट साइड शुड बी सेम एज इन प्रोडक्ट साइड। मतलब समझना, अगर यहां हाइड्रोजन 2 है तो बेटा यहां भी कितना होना पड़ेगा, 2 ही होना पड़ेगा। अगर यहां ऑक्सीजन 2 है तो यहां भी कितना चाहिए, 2 ही चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उसको बुलाएंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो समझना व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर हम क्या बोलेंगे, सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दोज इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम of each element in reactant side should be equal to product side। मतलब जितने रिएक्टेंट साइड में एटम है एक एलिमेंट के, उतने ही प्रोडक्ट साइड भी होने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम इसको बुलाएंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है बेटा डेफिनेशन? फाइन। सो क्यों बैलेंस करना पड़ा, हमने हालांकि डिस्कस कर लिया क्यों बैलेंस करना पड़ा। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास ना तो बनाया जा सकता ना खत्म हो सकता, ठीक है। अगर मास ना ही बन सकता ना ही खत्म हो सकता, तो जितना वजन रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही वजन प्रोडक्ट साइड भी होगा। मानते हो इस बात को? जितना वजन रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही वजन प्रोडक्ट साइड भी होगा। सो that is the total mass of the elements present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in reactant। जितना मास रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही मास प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस वजह से हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर अनबैलेंस है तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डू यू नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है गाइस? ग्रेट। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है बेटा। कुछ टाइप देखते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो 4 टाइप देखने को मिलेगी आपको। वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये 4 टाइप देखने को मिलेगी। फाइन, चलो बिना टाइम खराब करे जंप करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। So the first one is combination reaction। देखो नाम आपको बता रहे हैं, नाम क्या बता रहा है, नेम सेज कॉम्बिनेशन, है ना।
नाम बताता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, सो गाइस व्हाट इज कॉम्बिनेशन? नाम सजेस्ट कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, कॉम्बिनेशन में कंबाइन करना है ना। तो जब दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होगी और कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, उसको क्या बुलाएंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे ए और बी कंबाइन हो रहा है, कंबाइन होकर क्या बना रहा है? ए बी बना रहे हैं। दिस इज कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो रही है चीजें, सिंपल एज दैट। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू व्हाट रिएक्टेंट, इसको क्या बुलाते थे बेटा? रिएक्टेंट, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन in which two or more than two reactant combines to form single product. This will be termed as combination reaction. Clear? ये combination reaction। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। C plus O2, देखो मैं ज़्यादा टिपिकल एग्जांपल्स पे नहीं जा रहा फिलहाल, ठीक है, बहुत सिंपल सी बातें कर रहे हैं, ठीक। C plus O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखो ये दो रिएक्टेंट थे, कंबाइन हो गए, एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया। इससे पहले हमने एक एग्जांपल देखा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, राइट। H2 प्लस O2 क्या बन गया? H2O बन गया। क्लियर है? ठीक है, फाइन। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और उसमें हमें कुछ और एग्जांपल देखने को मिलेंगे, लाइक बर्निंग ऑफ कोल। अभी भी मैंने बताया था C प्लस O2, दिख रहे हैं यहाँ पे कार्बन। बेसिकली जो कार्बन है ना, कार्बन, ये कार्बन, अब वैसे देखा जाए, आप हमने नहीं पता कि कार्बन क्या होता है, बट कोयला सुना आपने? कोयला वो बेसिकली कार्बन से ही बना होता है। डायमंड सुना है? वो बेसिकली कार्बन से ही बना होता है, ठीक है ना। तो डायमंड के अंदर सिर्फ कार्बन 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 के एटम्स है, कोयले के अंदर भी कार्बन 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 के एटम्स है, ठीक है। तो ग्रेफाइट सुना है? ग्रेफाइट के अंदर भी कार्बन 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 के एटम्स, राइट। सो जब कोयले को हम जलाएंगे, जलाना मतलब बेसिकली वी आर रिएक्टिंग इट विद ऑक्सीजन, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना समझना। कार्बन को जलाया मतलब कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या हुआ? दो रिएक्टेंट थे, कंबाइन हुआ और एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। इसमें बेटा बैलेंसिंग जो है ना, बैलेंसिंग मैंने बस ये बताया, फिलहाल बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो, ठीक है, बट बैलेंसिंग हम एकदम लास्ट में करेंगे। एक बार फिलहाल ये चीज़ें देख लेते हैं ना, तो समझ आ गया। बर्निंग ऑफ कॉल बहुत सिंपल सी रिएक्शन। अच्छा, एक और चीज़, एक एनसीईआरटी के अंदर है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझना। मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम रिबन होता है ना, थोड़ा सा सिल्वर से कलर का होता है, ग्रेइश सा कलर का होता है मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। अब मैग्नीशियम का सिंबल पता है? Mg, है ना, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम रिबन को ना हम जलाएंगे, एक एक्टिविटी है जिसमें मैग्नीशियम रिबन को जलाना है। अब मैग्नीशियम रिबन को डायरेक्टली नहीं जला सकते। अब सपोज एक मैग्नीशियम रिबन हमारे पास रखा हुआ, ठीक है, अब हम उसको डायरेक्टली नहीं जलाएंगे। सबसे पहले एक मैग्नीशियम रिबन रखा है ना, उसको हम सैंड पेपर से रब करेंगे, सैंड पेपर से रब करेंगे। सैंड पेपर पता है, रेग मार्क भी कहते हैं हिंदी के अंदर, है ना। तो बेसिकली दीवारों पे पेंट होने से पहले घिसा जाता है दीवारों को, ताकि प्लेन हो जाए दीवार, है ना। तो उसी तरह से मैग्नीशियम जो रिबन है उसको हम रेग मार्क से रब करेंगे। क्यों रब करेंगे? समझना, मैग्नीशियम रिबन रखा हुआ है, अब रखा हुआ तो हवा में बहुत सारी गैसेज है, तो वो गैसेज के साथ रिएक्ट करके ना, तो एक रिबन के ऊपर एक लेयर आ जाती है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक लेयर आ जाती है, उस लेयर को कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो जो लेयर आती है ना बेटा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड आती है। अब हम उसको जलाएंगे तो वो बर्न नहीं होगा। क्यों नहीं बर्न होगा? क्योंकि उसके ऊपर लेयर आई हुई है। तो उस लेयर को पहले हटाएंगे, तो लेयर को हटाएंगे कैसे? उसको सैंड पेपर से रब करके। सो वही क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई मैग्नीशियम इज रब्ड विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। उसको क्यों घिसा जाता है सैंड पेपर से? रीजन है मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ताकि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसके ऊपर लेयर आ रखी है ना, वो लेयर हम हटा पाए। क्लियर गाइस? ठीक है। और जब ये जलता है ना मैग्नीशियम रिबन, तो देखो एक चीज समझना बेटा, जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं, दैट मीन्स वी आर रिएक्टिंग इट विद ऑक्सीजन। ध्यान रखना इस चीज को, किसी चीज को जलाने का मतलब वी आर रिएक्टिंग इट विद ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम को अगर हम जलाएंगे, दैट मीन्स मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा MgO। ठीक है बेटा, इसको जला रहे हैं, जलाएंगे तो क्या बनेगा? MgO। अच्छा, और जब मैग्नीशियम रिबन जलता है ना, आप देख पा रहे होगे अपने गैस पे फ्लेम देखी होगी, है ना, येलो कलर की फ्लेम देखी होगी, ब्लू कलर की फ्लेम देखी होगी। कैंडल जलती है जब येलो कलर की फ्लेम आती है, जब गैस जलती है तो ब्लू कलर की फ्लेम आती है, बट जब मैग्नीशियम रिबन जलता है ना तो व्हाइट कलर की फ्लेम आती है, व्हाइट कलर की। इसको हम डेजलिंग व्हाइट भी बोल सकते हैं, है ना। तो
जैसे फूलझड़ी जलती है ना, ठीक है, तो एकदम व्हाइट कलर की और उसी तरीके से जलती है, उसी तरीके से जलता है, ठीक है। सो मैग्नीशियम इज बर्निंग, मतलब मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन रहा है MgO, और ये जो MgO बन रहा है ना बेटा, ये व्हाइट पाउडर्ड फॉर्म में बनता है, जैसे ये पाउडर नजर आ रहा है ना आपको, तो ये जो MgO बनता है ये बनता है पाउडर फॉर्म में। तो ये किस कलर का होता है बेटा, व्हाइट पाउडर की फॉर्म में, ठीक है। और हाँ, इसको मैग्नीशियम रिबन अगर यहाँ देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से होता है, और इसको हम डायरेक्टली हाथों से नहीं पकड़ते क्योंकि ये बहुत स्पीड से जलता है और चोट लगने के चांसेस है ना, हाथ जलने के चांसेस है, सो वी होल्ड इट विद टोंग्स, ठीक है। फाइन गाइस, क्लियर है ये मैग्नीशियम रिबन वाला, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट टॉपिक इज अच्छा कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हम एग्जांपल कर रहे थे, तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हमने देखा था, देखो C+O2CO2, इससे ऊपर हमने देखा था H2+O2 H2O, और अब मैग्नीशियम वाला भी देख लिया, Mg+O2 MgO, दिस ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब ये देखा लग रहा है कहीं, दिस इज कॉल्ड, पहले हिंदी में बताता हूँ फिर इंग्लिश में बताऊंगा, दिस कॉल्ड चूना, है ना, हिंदी वीक है तो इंग्लिश में लिख देता हूँ चूना सुना आपने, चूना पाउडर फॉर्म में चूना होता है ना, इसको चूना कहते हैं, और इंग्लिश में बात करें तो इसी चूने को बुलाया जाता है क्विक लाइम। तो कई बच्चे ना क्विक लाइम सोच के वो नींबू पानी जैसा कुछ दिमाग में आता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है क्विक लाइम मतलब जल्दी नींबू पानी बन जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। क्विक लाइम इज बेसिकली चूना, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है। अच्छा समझना, अब इस चूने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताऊंगा कैसे, बट फिलहाल समझना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और बोर्ड्स में भी बहुत बार देखा गया, ठीक है। सो चूना CaO, चूने के अंदर जब तुम पानी डालोगे ना, चूने के अंदर पानी डालोगे मतलब CaO + H2, तो बन जाएगा स्लेक्ट लाइम, एक नई चीज बनती है बेटा जिसको कहते हैं स्लेक्ट लाइम। तो CaO + H2O क्या बन जाएगा, स्लेक्ट लाइम, एंड स्लेक्ट लाइम इज CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बुलाएंगे इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर जनरल नाम में बात करें तो इसको स्लेक्ट लाइम भी बुला सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, अब और चीज समझना, और जब ये स्लेक्ट लाइम बनता है ना, जब आप चूने के अंदर पानी मिलाओगे तो वो हल्का हल्का सा गर्म भी हो जाता है, एक तो क्या बनेगा स्लेक्ट लाइम प्लस थोड़ी सी हीट रिलीज होगी, है ना, थोड़ी सी हीट रिलीज होगी, समझ रहे हो, तो हीट रिलीज होती है। याद करो हमने जो पढ़ा था चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, मैंने कहा था मैं एग्जांपल अभी नहीं बताऊंगा, चैप्टर के साथ साथ करेंगे। उसमें एक पॉइंट था चेंज इन टेम्परेचर, मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर में चेंज आता है ना, तो देखो आया ना, जैसे ही हमने क्विक लाइम में पानी डाला तो क्या बना, स्लेक्ट लाइम बना, और वो टेम्परेचर क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया, समझ रहे हो इस चीज को, प्लस हीट रिलीज हुई है। ओके गाइस, क्लियर है ये, ठीक है। अब ये जो स्लेक्ट लाइम है ना बेटा, स्लेक्ट लाइम, इसको हम दीवारों पे लगा देते हैं, क्यों लगा देते हैं, बेसिकली व्हाइट वॉशिंग के लिए। व्हाइट वॉशिंग मतलब जब दीवारों को व्हाइट हमें करना होता है, एक होता है पेंट नहीं है बेटा ये, ठीक है, एक डायरेक्टली चूना जब हम दीवारों पे लगा देते हैं ना, कैसे, पानी मिलाओ, चूने में पानी मिलाओगे क्या बनेगा, स्लेक्ट लाइम बनेगा। अब एक सॉल्यूशन बन गया, अब उसी सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, दीवार पे लगा देंगे, समझ रहे हो। तो दीवारों की जब वो व्हाइट वॉशिंग करनी होती है तो क्या यूज करते हैं हम, स्लेक्ट लाइम का यूज करते हैं बेटा, स्लेक्ट लाइम का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने दीवारों पे वो सॉल्यूशन तो लगा दिया, अब होगा क्या, बड़े ध्यान से समझना, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, हवा में वैसे तो बहुत सारी गैसेस है बट एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो ये जो स्लेक्ट लाइम है ना जो दीवारों पे लगा हुआ है, ये स्लेक्ट लाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो CaCO3 बनाएगा, नई चीज है आप लोगों के लिए बट यू हैव टू लर्न दिस, CaCO3 बनाएगा। देखो जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा हवा में, तो क्या बनाएगा, CaCO3 बनाएगा, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये बेटा व्हाइट कलर का होता है, किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, और इसी कारण से दीवार कैसी नजर आने लगेगी, व्हाइट ग्लोइंग नजर आने लगेगी, समझ पा रहे हो। तो थोड़ी देर बाद जब आप लगाते हो तब तो दीवार व्हाइट नजर नहीं आती, बट थोड़ी देर बाद दीवार व्हाइट हो जाती है, कैसे हो जाती है, ताकि वो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करके दीवारों को व्हाइट कर देता है, क्लियर है, प्लस वाटर बनेगा, समझ रहे हो इस चीज को। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्वेश्चन आता है कि विच रिएक्शन इज यूज्ड इन या विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, तो क्या बताओगे, विच सब्सटेंस इज यूज्ड,
हाँ, तो क्विक लाइम में पानी मिला होगा, स्लेक लाइम बनेगा और इसी को हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है। अच्छा, और केमिकल रिएक्शन पूछा जाएगा तो केमिकल रिएक्शन लिख देंगे ये वाला। ठीक है, दिस टू रिएक्शन यू हैव टू राइट। क्लियर है? ओके गाइस, अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना CaCO3 व्हाइट कलर का होता है, इतना तो समझ आ गया। ठीक है, जैसे आपको पता है CaO को क्विक लाइम बोलो, ये जो चीज बनी इसको स्लेक लाइम बोलो, है ना, लाइम वाटर भी बुला सकते हैं वैसे। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको हम बुलाते हैं बेटा, इसको हम बुलाते हैं या तो मार्बल। आपने कभी सुना मार्बल? हाँ, तो मार्बल का फॉर्मूला और कुछ नहीं है बल्कि ये कैल्शियम कार्बोनेट ही है। या फिर आपको एग शेल भी देखने को मिल सकता है। तो मार्बल या एग शेल की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही होगी? कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रही होगी। क्लियर है गाइस? अब हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। ठीक है, अच्छा, जैसे नाम बताता ना डिकम्पोजिशन, यू नो व्हाट इज डिकम्पोजिशन? डिकम्पोज होना मतलब, डिकम्पोज का एक्चुअल मतलब है टूटना, टू ब्रेक डाउन। जब भी कोई चीज टूटेगी तो उसको हम कहेंगे डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हमने किसी का मर्डर कर दिया और मर्डर करके साइड वाले प्लॉट में गाड़ दिया उसको, और कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद हमने देखा तो उसकी जो बॉडी थी ना, उसकी जो बॉडी थी, अब बॉडी बची नहीं है ना, अब बॉडी जो है वो बॉडी बची नहीं है, कुछ कंकाल नजर आ रहे हैं हमें। तो कहाँ गई उसकी बॉडी? कहाँ गई? हम कहते हैं वो डिकम्पोज हो गई। किसने डिकम्पोज कर दिया? जो मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उसने डिकम्पोज कर दिया। डिकम्पोज मतलब बेसिकली उसने खाया और उस बॉडी को तोड़ दिया, बड़े छोटे 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 पार्टिकल्स में तोड़ के मिट्टी में मिला दिया, है ना। तो डिकम्पोज होना मतलब बेसिकली टूटना। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूं एक ग्लास है, ठीक है, अब बात यह है कि अगर कोई चीज टूट रही है तो एक सिंगल चीज ही टूटेगी ना, तो इसमें तो ऐसे नहीं है दो चीजें टूटेंगी। समझ एक चीज, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट इन विच वन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन, टूटेगा, ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में जब टूटेगा तो हम उसको बुलाएंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज रिएक्शन इन which one reactant breaks down into two or more product. Clear है guys? In which one reactant breaks down into two or more product. Clear है ये? ठीक है, अब एक और चीज समझना बेटा, मैंने कह दिया कि एक रिएक्टेंट है वो टूटेगा और टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या कोई भी चीज अपने आप टूट जाएगी? कुछ तो हुआ होगा, उसको तोड़ने के लिए कुछ तो किया होगा, कुछ तो हुआ होगा। तो समझना क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो बेटा मैंने कहा कोई भी सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन होगा, कोई भी रिएक्टेंट वो ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा। अब अपने आप तो टूटेगा नहीं, या तो वो टूटेगा हीट की वजह से, या तो वो टूटेगा हीट की वजह से। अगर कोई रिएक्टेंट हीट, गर्मी, हीट की वजह से टूट रहे हैं, उस रिएक्शन को हम कहेंगे बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? अगर कोई चीज हीट की वजह से टूटेगी तो हम उसको बुलाएंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हम आगे एग्जांपल पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तुम लोगों के यूटीज आने वाले होंगे तो यूटीज में तो पक्का एक क्वेश्चन मान के चलो, तो इससे आएगा ही आएगा डिकम्पोजिशन से। ठीक है, एंड मिड टर्म्स के अंदर भी 100% श्योर एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, आगे फाइन। और या तो वो देखो मैंने कहा डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक रिएक्टेंट है वो टूटेगा, या तो टूटेगा हीट की वजह से या टूटेगा सनलाइट की वजह से। सनलाइट की वजह से, अगर वो सनलाइट की वजह से टूट रहा है तो हम उसको बुलाएंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अगर वो टूट रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, हमने बिजली पास करी उसमें और वो टूट गया, तो उसको हम बुलाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह सकते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? बेसिकली गाइस थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें वन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट बाय द एक्शन ऑफ हीट या बाय यूजिंग हीट, जो हीट की वजह से टूट रहा है। ठीक है, तो बेटा रिएक्शंस थोड़ी सी अटपटी लगेगी तुम्हें इसकी, बट बिलीव मी दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में एक्स वाई वाले क्वेश्चंस बन के आते हैं। ठीक है, कि एक्स एक सब्सटेंस है उसको आपने हीट किया, हीट करने पे ब्रेक डाउन। ठीक है, देखते हैं कैसे आते हैं। तो सबसे पहले एक रिएक्शन देखते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन FeSO4, इसको कहते हैं फेरस सल्फेट। ये देखो ऐसा कुछ ऐसा दिखता है,
क्या कहते हैं इसको, फेरस सल्फेट, FeSO4। अब इसमें बेटा जब हम हीट पास करेंगे, अच्छा हीट ना लिख के आप ट्राइंगल का सिंबल भी बना सकते हो, इसका मतलब भी क्या होता है, हीट होता है। जब भी आप फेरस सल्फेट के अंदर हीट पास करोगे तो होगा क्या, इट विल ब्रेक डाउन इनटू व्हाट, Fe2O3, ठीक है, प्लस एक बार लिख देता हूं उसके बाद बताता हूं, SO2 प्लस SO3। अच्छा समझना बेटा, Fe2O3 सुना सुना लग रहा है, नहीं सुना तो मैं बता देता हूं। लोहे के ऊपर जो जंग लगता है ना बेटा, ब्राउन कलर का जो जंग लगता है, ये देखो ऐसा ऐसा ब्राउन कलर का जो जंग लगता है लोहे के ऊपर, तो ये Fe2O3। तो फेरस सल्फेट को जब तुम हीट करोगे इट विल ब्रेक डाउन इनटू Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये दोनों गैसेस है बेटा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा अब इनकी कुछ खास बात है, FeSO4 बेटा किस कलर का होता है, बताओ बताओ, कलर नजर आ रहे हैं, मतलब प्रॉपर ग्रीन भी नहीं है प्रॉपर ब्लू भी नहीं है, तो इसको हम ब्लूइश ग्रीन बोल सकते हैं, या ग्रीनिश कलर भी बोल देते हैं हम इसको, ब्लूइश ग्रीन कह लो, ग्रीनिश कह लो, है ना। अच्छा अब इसको हीट किया तो टूटा, ये क्या है, रस्ट कह लो, इसको जंग कह लो, किस कलर का है, शायद मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, किस कलर का है, ब्राउन कलर का है ना, तो जंग किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का। अच्छा अब ये जो गैस निकल रही है ना SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इस गैस की एक खास बात होती है, इसकी बहुत गंदी स्मेल होती है ना, तो इसको हम बुलाते हैं पंजेंट स्मेल, क्या बुलाएंगे, पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल, ठीक है। अब कई पूछते हैं सर क्वेश्चन कैसे आता है, क्या डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट बहुत कम पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ब्लूइश ग्रीन सब्सटेंस X when heated breaks down into a compound Y which is brown in color, X ब्रेक डाउन हुआ Y में जो किस कलर का है, ब्राउन कलर का है, ठीक है, एंड अ गैस इज प्रोड्यूस्ड विच गिव्स पंजेंट स्मेल, और एक ऐसी गैस रिलीज हो रही है जिसकी स्मेल गंदी है। आइडेंटिफाई X, Y एंड Z, तो X किसकी बात हो रही है, FeSO4 की, Y किसकी बात हो रही है, ब्राउन कलर का कौन सा सब्सटेंस बन रहा है, Fe2O3, ठीक है, और जो गैस निकल रही है जो गंदी स्मेल दे रही है दैट इज कॉल्ड SO2। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई X, Y एंड Z, X, Y और Z बता दो तो बता दोगे FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2, ठीक है। और सेकंड पार्ट इसका क्या आता है कि राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, तो जो भी केमिकल रिएक्शन है ये वाली ये बता देनी है हमें, ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से ऐसे हमें एक्सप्लेन कर, ठीक है। तो एक रिएक्शन तो ये हो गई, इंपॉर्टेंट है ये। दूसरी रिएक्शन देखो बेटा, दूसरी रिएक्शन दैट इज पीबी पंजाब नहीं, लेड, दिस इज कॉल्ड लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। अभी जो लेड नाइट्रेट होता है बेटा, लेड नाइट्रेट, तो ये बेसिकली किस कलर का होता है, मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली व्हाइट कलर का होता है ना, व्हाइट कलर का, तो लेड नाइट्रेट इज व्हाइट कलर, ठीक है। तो अब ये जो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को जब तुम हीट करोगे, लेड नाइट्रेट को जब तुम हीट करोगे, मतलब ऑब्वियसली थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं तो हीट करेंगे, हीट करने पर PbO बनेगा, PbO लेड ऑक्साइड कहते हैं इसको, लेड ऑक्साइड। एंड यू नो व्हाट इज द कलर ऑफ लेड ऑक्साइड, ये लर्न करना पड़ेगा, मैं बहुत लिमिटेड रिएक्शन आप लोगों को याद कराऊंगा, और वही रिएक्शन आपको आपके यूटीज में, एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी, तो बहुत ज्यादा यहाँ वहां की रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं, बहुत लिमिटेड रिएक्शन आपको याद करनी, ठीक है। तो PbNO3 लेड नाइट्रेट, उसको हीट किया तो ये बना PbO, किस कलर का बेटा, PbO येलो कलर का, ठीक है। और PbO के साथ साथ दो गैसेस रिलीज हो रही है, देख पा रहे हो, यस गाइस, PbO के साथ साथ दो गैसेस रिलीज हो रही है, वन इज NO2 एंड वन इज O2, ठीक है, वन इज NO2 एंड वन इज O2। अच्छा ये जो NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, सुनी तो है, पहले कहीं ना कहीं पढ़ रखी होगी ना, NO2, ये जो गैस होती है ना बेटा, ये जो गैस होती है ये ब्राउन कलर की गैस होती है, ब्राउन कलर की गैस होती है, इसको हम ब्राउन गैस बोल देते हैं, ठीक है। तो 10th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर कोई पूछे तो ब्राउन गैस कौन है, तो वो कौन है, NO2। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो, एक बड़ा फेमस गाना आया था, ठीक है, कुछ पंजाबी सिंगर्स का, जिसका नाम था ब्राउन मुंडे, है ना, AP ढिल्लों को ब्राउन मुंडे था। तो वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर अगर ब्राउन मुंडे की बात करें तो ब्राउन मुंडा कौन है, NO2। सो केमिस्ट्री का ब्राउन मुंडा NO2, क्लियर है गाइस। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसका कि एक ब्राउन गैस इज प्रोड्यूस्ड, तो कौन सी है, NO2 है। इसमें भी क्वेश्चन कैसा बनता है, कंपाउंड X व्हेन हीटेड फॉर्म्स अ येलो कलर कंपाउंड एंड अ ब्राउन गैस, या ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन गैस ना बोल के ब्राउन फ्यूम्स भी बोल देते हैं, तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, NO2 की बात हो रही है, क्लियर गाइस, डन, ग्रेट। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ये दोनों, बिल्कुल याद रखनी है आपको।
और अगली बात करेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत बार बोर्ड्स में क्वेश्चन देखा गया है इस टॉपिक से। फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक मतलब सनलाइट की बात हो रही है। ये एक ऐसी रिएक्शन है, एक ऐसी रिएक्शन है, मान लो कोई भी कंपाउंड होगा, कुछ भी एक सब्सटेंस होगा, उस पर सनलाइट गिरेगी, सनलाइट के गिरने की वजह से टूटेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, दैट इज AgCl। AgCl इसको कहते हैं, Ag होता है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड पे जब सनलाइट गिरेगी बेटा, तो ध्यान रखना एरो के ऊपर सनलाइट लगाना मत भूलना। AgCl पे जब सनलाइट गिरेगी, इट विल ब्रेक डाउन इनटू Ag प्लस Cl2। क्लियर है बेटा? AgCl सिल्वर क्लोराइड पे जब सनलाइट गिरेगी, ये ब्रेक डाउन होगा सिल्वर और क्लोरीन गैस में। ठीक है, अच्छा वन मोर रिएक्शन बेटा, AgBr। इस पे भी जब सनलाइट गिरेगी तो इट विल ऑल्सो ब्रेक डाउन इनटू Ag प्लस Br2। ठीक है, अच्छा अब ये जो दो रिएक्शन है ना बेटा, ये जो दो रिएक्शन है, ठीक है, दिस इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। कहां यूज किया जाता है बेटा? यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। एक चीज समझना, सो फोटोलाइटिक रिएक्शन, अब कोई पूछ लेता है कि फोटोलाइटिक रिएक्शन का एग्जांपल बताओ, तो एग्जांपल बता देना। ठीक है, और दूसरी चीज एप्लीकेशन पूछा जाता है। एप्लीकेशन मतलब कहां यूज किया जाता है। सो वेयर इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 3 मार्क्स में बहुत बार क्वेश्चन देखा गया इस पे। ठीक है, सो डन गाइस। सो बहुत आसान भी है। अच्छा अब कोई पूछ ले इसमें कलर चेंज कैसे हुआ। बेसिकली ये जो AgCl है, इसका कलर था व्हाइट, इसका कलर था व्हाइट। ठीक है, अब ये जो सिल्वर बन, Ag चांदी सिल्वर। अब चांदी का सिल्वर ना, जो सिल्वर है उसका बच्चे बताते हैं कि इसका कलर सिल्वर ही होता है। तो समझना, सिल्वर कोई कलर नहीं होता बेटा। इसका अगर कलर पूछा जाए तो वी विल से ग्रे। तो क्या कलर बताएंगे बेटा हम? ग्रे कलर बताएंगे। ठीक है, ओके गाइस, ग्रेट। सो दिस इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगले हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो गाइस, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ब्रेक डाउन हो। ठीक है, वाटर। तो पानी में जब तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, इट विल ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। क्लियर है बेटा? इट विल ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, सो ये देखो कुछ इस तरीके से सेटअप बनाया जाता है, जिसमें एक साइड हाइड्रोजन गैस निकलती है, एक साइड ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो ऑक्सीजन गैस है सॉरी मैंने उल्टा बना दिया ये। तो H2O इस तरीके से, तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू H2 एंड O2। तो एक चीज आप देख पा रहे हो इसमें कि हाइड्रोजन गैस ज्यादा बन रही है और ऑक्सीजन गैस कम बन रही है ना। हाइड्रोजन गैस इसमें ज्यादा बनती है और ऑक्सीजन गैस कम बनती है, लगभग हाफ बनती है। क्यों? तो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, व्हाई हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन गैस। क्योंकि H2O के अंदर 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है। तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि हाइड्रोजन गैस डबल बनेगी इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन गैस। क्लियर है? तो सिंपल सी रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन याद करनी है एंड दैट्स इट। ठीक है, ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए आगे चलते हैं। ओके गाइस, थर्ड टाइप की जो हम रिएक्शन पढ़ने वाले, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, पर बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ने से पहले एक बार ये रिएक्टिविटी सीरीज है ये याद कर लेते हैं, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब देखो, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, हवा में रख दोगे हवा की गैसेस से रिएक्ट कर जाएंगे। और कुछ ऐसे होते हैं, सोना है, गोल्ड है, गोल्ड को तुम रख दो बहुत टाइम लेगा वो रिएक्ट करने में, वो या तो होता ही नहीं है, बहुत बहुत लंबा टाइम लेगा, है ना, और उसमें भी थोड़ी सी लेयर बन जाएगी, समझ रहे। तो वैसे रिएक्टिविटी सीरीज, तो सबसे ज्यादा जो मेटल रिएक्ट करता है वो है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो देखो याद कैसे करें, तो बड़ा फेमस निमोनिक बहुत टाइम से चलता आ रहा है, लाइक केदार नाथ, मैं यही लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है ना। तो देखो केदार, के मतलब पोटेशियम, Na मतलब सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, जरा Zn जिंक, Fe आयरन, पकाता Pb इज लेड, ठीक है हाइड्रोजन। अच्छा उसके बाद अपनी औकात के हिसाब से, ठीक है, पहले वो 50-100 रुपए के कड़े डालते हैं ना कि लाइक कॉपर का, उसके बाद फिर हम चांदी पर आते हैं, उसके बाद फिर सोने पर आते हैं, उसके बाद फिर ऐसे बढ़ता है, ठीक है। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, क्लियर गाइस, डन। तो ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते इस चीज़ में, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हियर आर सम फेमस टीवी स्टार्स। अच्छा एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। You know this person? This is the famous Iyer Idli, right? है ना? And this guy, this is Babita ji. Babita ji. And this Marty. Who's this? Yes guys, कौन है ये? This is जेठालाल, है ना? दी वर्ल्ड फेमस कैरेक्टर। ओके अब हुआ क्या, अब जब जेठालाल ने चश्मा वश्मा लगा रखा है एंड ही रियली लुक स्मार्ट, राइट। तब क्या है, जेठालाल इज मोर स्मार्टर देन अय्यर, है ना, ज्यादा अट्रैक्टिव है अय्यर से। तब होगा क्या, तो जेठालाल विल डिस्प्लेस, रिप्लेस अय्यर। अब जेठालाल क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्टिव है, अगर जेठालाल ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता तो अय्यर को डिस्प्लेस नहीं करता। तो नाउ जेठालाल इज मोर अट्रैक्टिव देन अय्यर, सो जेठालाल डिस्प्लेसेस अय्यर। तो देखो जेठालाल ने अय्यर को हटा दिया और ही केम विद बबीता जी, ठीक है, कोई डांस परफॉर्मेंस होगी, राइट। और अय्यर, अब अय्यर को क्या हुआ, अय्यर अकेला रह गया। तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो हटा देता है कम रिएक्टिव वाले को। तो ज्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। क्लियर है गाइस, समझना ये तो खैर वैसे एग्जांपल था, ठीक है, तो लिख लो एक बार। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल। क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जांपल के, प्रॉपर एग्जांपल की। जैसे यहां देख लो तुम, ए और बी था, ठीक है, तो ए बी एक साथ थे। अब होगा क्या, सी जो है वो बी के साथ आ गया और ए अकेला रह गया, ठीक है। चलो कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं इसमें जो जनरली पॉसिबल है। तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज देखो यहां लिखी हुई, याद है। तो यहां पे एक कॉपर है और एक आयरन, है ना, एक कॉपर है एक आयरन। तो बताओ कॉपर और आयरन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो बेटा देखो कॉपर तो यहां पे है, तो कॉपर और आयरन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन। तब आयरन क्या करेगा, आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर, आयरन कॉपर को हटा देगा। तो देखो हटा दिया, तो आयरन जब कॉपर को हटा देगा तो क्या बन जाएगा, FeSO4। एग्जैक्टली ये देखो FeSO4, और कॉपर क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलो एक और करते हैं, Na प्लस HCl, यस गाइस, Na प्लस HCl, सोडियम प्लस HCl, बताओ क्या होने वाला है। देखो देखो देखो, तो सोडियम जो है, सोडियम देख पा रहे बहुत रिएक्टिव है। तो सोडियम और हाइड्रोजन यहां पे आता है, कहां गया, अच्छा इसमें लिख रखा, कोई बात नहीं। तो हाइड्रोजन बहुत नीचे आता है ना, तो यहां कहीं पे हाइड्रोजन तुम्हें देखने को मिलेगा, है ना। तो अब सोडियम क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोजन को हटा देगा, सोडियम विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन। तो ये बन जाएगा बेटा NaCl और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। क्लियर है, अच्छा। तो नेक्स्ट अब ये बताओगे आप मुझे, Ag प्लस MgO, बताओ क्या होगा। तो अब इसमें मैं आपको बताऊं बेटा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। रीजन बीइंग, रिएक्शन क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहां जो सिल्वर है Ag, देखो सबसे लास्ट में आ रहा है ना, तो सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। सिल्वर अगर मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव होता तो हटा देता, बट लेस रिएक्टिव है तो कुछ भी नहीं होने वाला। क्लियर है गाइस, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। फाइन, ग्रेट गाइस। अब आ जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत सिंपल सा है, एक ना बार्टर सिस्टम चला करता है, रिमेंबर, बार्टर सिस्टम।
जिसको हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड भी बोल देते हैं। तो छोड़ो, याद है तो ठीक है, नहीं याद तो ठीक है, ठीक है। तो किसी को चावल की जरूरत होती, दूसरे पार्टी को आटे की जरूरत होती, तो दोनों क्या कर देते, किसी के पास आटा होता, किसी के पास चावल होता, एक्सचेंज कर लेते, है ना। तो बेसिकली एक्सचेंज वाला सिस्टम, ठीक है। आई वॉन्ट आईफोन, ठीक है, एंड आईफोन वाले चाहते हैं कि उसको एंड्रॉइड मिले, तो वो क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, समझ। तो इस तरीके से दिस कॉल्ड बार्टर सिस्टम या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है बेटा, एक्सचेंज हो जाता है। देखो ये देखो, ए इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, समझ पा रहे हो। तो देखो ए जब इधर आ गया, इसमें कुछ, इसमें ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी को डिस्प्लेस किया, नथिंग, बस क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, सिंपल। तो और ये आ गए। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर। तो गाइस समझना, डिस्प्लेसमेंट के अंदर हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर रहा था लेस वाले को, और एक अकेला पड़ रहा था। अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट वाली स्लाइड पे ले जाके दिखाऊं तो एक हमेशा अकेला हो रहा था। देखो यहां हाइड्रोजन अकेला था, यहां कॉपर अकेला था, ठीक है। बट डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर अकेला कोई नहीं होगा, ठीक है, बस एक्सचेंज हो रहा है। तो रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स के बीच में जब आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं, ए इधर आ गया, सी उधर चला गया, तो ये क्या बन जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी है हमारे पास, एंड उससे बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल की। तो वी हैव एन एग्जांपल Na2SO4 प्लस BaCl2, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। तो देखा आपने डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक ये दोनों जो है ना, ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, राइट, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। Na विल कम इन प्लेस ऑफ B एंड Ba विल कम इन प्लेस ऑफ Na। तो देखो वैसे होगा क्या, Na Ba की जगह आ जाएगा और Ba Na की जगह चला जाएगा। तो जब Na Ba की जगह आ जाएगा तो क्लोरीन के साथ आ जाएगा, राइट। तो क्या बनेगा, NaCl, क्लियर। जब Na Ba की जगह आ जाएगा तो इट विल फॉर्म NaCl, और जब Ba Na की जगह चला जाएगा तो इट विल बिकम BaSO4। ये बहुत रैंडम एग्जांपल था, यू कैन टेक एज मेनी एग्जांपल एज यू वांट, ठीक है। तो ये समझ आया। तो इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड, समझ रहे हो, एक ये यहां चला जाएगा और ये यहां चला जाएगा। इज दिस क्लियर, फाइन। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक और एग्जांपल की, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, ये ध्यान रखना। तो बहुत बार देखा जाता है ये एग्जाम्स के। तो वी हैव Ki पोटेशियम आयोडाइड एंड हियर वी हैव PbNO3 लेड नाइट्रेट, क्लियर। अच्छा, अब समझ पा रहे होगे इसके अंदर भी क्या होगा, यहां पोटेशियम है, यहां लेड है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। पोटेशियम लेड की जगह आ जाएगा, लेड विल कम इन प्लेस ऑफ पोटेशियम, समझ आए। तो देखो क्या बनेगा, तो जब पोटेशियम लेड की जगह आ जाएगा इट विल फॉर्म KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। अच्छा, इसमें ना इस रिएक्शन में खास बात है, पिक्चर में देख पा रहे हो। तो जैसे ही हमने दो सॉल्यूशंस मिलाए, है ना, पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, तो हुआ क्या, अचानक से कलर चेंज हुआ, है ना, और एक येलो कलर का कुछ बना, येलो कलर का कुछ बना। दिस इज बेटा इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इनसॉल्युबल मतलब ये मिक्स नहीं होगा। फॉर एग्जांपल चाय बनाते हैं, तो चाय, पूरी चाय बनने के बाद लास्ट में चाय पत्ती बच जाती है, तो चाय पत्ती जो बच जाएगी इट विल बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट इज द सॉलिड सब्सटेंस व्हिच इज लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन होने के बाद जो सॉलिड सब्सटेंस बचेगा ना, जो उसमें मिक्स नहीं हो पाया, दैट विल बी कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ये चाय पत्ती बचती है, चाय पत्ती लास्ट में बच जाती है, छान लेते हैं हम, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो सिमिलरली यहां पे जो येलो सब्सटेंस बना है ना, इसको क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, राइट। सो देखो गाइस, सो ये येलो कलर का क्या बना, प्रेसिपिटेट। तो क्वेश्चन आ जाता है एक ऐसी रिएक्शन जो दो चीज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो दैट विल बी लेड आयोडाइड। क्लियर है गाइस, दिस विल बी लेड आयोडाइड, ठीक है। तो देखो ऐसा ही कुछ हुआ था, लेड Pb की जगह आ गया और Pb लेड की जगह चला गया, डन। सो दिस इज वन मोर एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस टाइप की रिएक्शन को जिसमें प्रेसिपिटेट बनेगा हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन आ जाए तो कुछ रट्टा नहीं मारना, बहुत सिंपल से बना के लिख देना। सो व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच द प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, ठीक है। अच्छा, और प्रेसिपिटेट की एक खास बात होती है बेटा, हम जैसे हीट का सिंबल आपने देखा था, ट्राइंगल लगाते हैं, राइट। तो वैसे ही जब प्रेसिपिटेट को डिनोट करना होता है वी यूज एरो साइन, डाउनवर्ड एरो, क्लियर। और जब गैस बताते हैं कि गैस इवॉल्व हो रही है, दैट इज अपवर्ड साइन, ठीक है। और जो प्रेसिपिटेट का साइन होगा वो होगा डाउनवर्ड एरो, क्लियर। फाइन गाइस, लेट्स जंप टू नेक्स्ट स्लाइड।
दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, दो टाइप की रिएक्शन और देख लेंगे, मतलब ये चार में इंक्लूडेड नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा टाइप की रिएक्शंस में आ जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो लेट्स सी व्हाट एक्चुअली द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज। अच्छा, कुछ जैसे नाम सजेस्ट कर रहे हैं कुछ है ना, एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब एग्जिट होना, निकलना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्मल बोले तो हीट, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, सिंपल, ठीक है। तो देखो, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड आफ्टर द रिएक्शन, प्रोडक्ट बनने के बाद जो हीट निकलेगी ऐसी टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है। अच्छा, जैसे ये कोई भी तुम कार्बन कंपाउंड खुद भी जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा, प्लस हीट निकल रही है ना, तुमने देखा। इवन तुम कोयला भी जब जलाते हो तो क्या हीट निकलती है, तो उसको भी क्या बुलाएंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है, फाइन। सो वी वॉन्ट वेस्ट आवर टाइम हियर, लेट्स जंप टू नेक्स्ट स्लाइड। इट इज अगले टाइप के एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो नाम सजेस्ट कर रहे हैं, एंडो, एंडो मीन्स थर्मल तो समझ आ गया, हीट, एंडो मीन्स जिसके अंदर हीट रिक्वायर्ड है, ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट जरूरत पड़ेगी उसको बुलाएंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत सिंपल सा, देखो आयरन और सल्फर को हमने क्या किया, हीट किया, दोनों को मिलाया फिर हीट किया, तो इस टाइप की रिएक्शन जिसमें हीट रिक्वायर्ड होगा क्या बुलाएंगे उसको, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, तो कुछ और एग्जांपल बता सकते हो, याद करो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था, याद है, जिसमें एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होता था, है ना, मतलब टूटता था दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। अब कैसे टूटता था, या तो सनलाइट देंगे तो टूटेगा, या हीट देंगे तो टूटेगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो टूटेगा। याद है, याद करो। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एनर्जी तो दे रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, याद करो, जिसमें हीट देते थे। तो जो थर्मल डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन, या मैं कहूं डिकम्पोजिशन वाली जो रिएक्शन है, वो सारे एग्जांपल्स होंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के। क्लियर है बेटा, फाइन, ग्रेट गाइस। चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है आगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो लेट्स जंप टू ऑक्सीडेशन। अच्छा देखो, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, ऑक्सीडेशन। अच्छा, तो गाइस बता सकते हो ऑक्सीडेशन क्या होता है? देखो ऑक्सीडेशन नाम बता रहा, कुछ ऑक्सीजन से रिलेटेड होगा ना, तो देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, या मैं कहूं जिसके अंदर ऑक्सीजन मिलाया जाए, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक छोटी सी बात और ऐड ऑन करवाना चाहता हूं, छोटी सी बात। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीजन तो जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड ऑन करेंगे उसको बुलाएंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बट छोटी सी चीज और है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड ऑन करते हैं या फिर हाइड्रोजन हटाते हैं, दैट विल बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर दो चीजें आएंगी, इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज लूज्ड, ठीक है, इज रिमूव्ड। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, बस उसको बुलाएंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, Cu प्लस O2, कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, कॉपर देखा आपने कैसा कलर का होता है, मतलब गोल्डन सा कलर कह देते हो तुम लोग, ब्राउन सा कलर कह देते है ना, उसको जब तुम गर्म करोगे। अच्छा, कॉपर के बर्तन देखे होंगे, है ना, जब गैस पे रखते तो उसको नीचे से देखोगे तो ब्लैक हो जाता है ना, तो कैसे होता है ब्लैक, क्योंकि हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम कॉपर को हीट करेंगे, मतलब बेसिकली कॉपर की रिएक्शन किससे करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन जाएगा, CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो देखो बेटा, इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, देखो ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बुलाएंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान देना बेटा, इसके अंदर आपने ये तो पढ़ लिया, ये जो रिएक्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मल्टीपल टाइम्स बोर्ड्स में पूछी गई है, बहुत बार। अच्छा, तो देखो अभी मैंने बताया, जब तुम कॉपर को हीट करोगे तो किस कलर का हो जाएगा कॉपर, ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है, अ ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X, आपको नहीं बताएगा कॉपर है, क्या बोलेंगे, ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X when heated forms a black colored compound Y। मतलब एक ब्राउन कलर किसकी बात कर रहे हैं, कॉपर की बात कर रहे हैं बेटा। उसको जब हीट करेंगे तो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनेगा, जिसको इन्होंने Y बोल दिया। हियर व्हाट एक्चुअली द Y इज कॉपर ऑक्साइड। देखो बेटा, ये ब्लैक कलर का क्या बना, ये CuO, समझ पाए, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X को हीट किया गया कुछ बनाने के लिए, ब्लैक कलर का कंपाउंड बना, तो किसकी बात हो रही है, कॉपर की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा और है, अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीडेशन मैं एक और चीज बताता हूँ। CuO बना बेटा, है ना, ये किस कलर का है, ब्लैक कलर का, समझ आ रहा होगा आपको शायद, है ना। CuO किस कलर का बेटा, ब्लैक कलर का। अब एक और चीज ऐड ऑन होती है इसके अंदर कि हाउ विल यू रिमूव द ब्लैक कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। भाई कॉपर
को आपने हीट कर दिया तो वो ब्लैक कलर का हो गया। क्यों ब्लैक कलर का हो गया? क्योंकि CuO बना। अगर आपको वो ब्लैकनेस हटाना है, वो ब्लैक कलर रिमूव करना, हाउ विल यू रिमूव? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि उस ब्लैक कलर को रिमूव कैसे किया जाएगा। तो समझना बेटा, वी विल ऐड हाइड्रोजन गैस। अगर ब्लैक कलर को रिमूव करना है तो वी नीड टू ऐड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ऐड किया तो क्या बनेगा गाइस? गैस करो, गैस करो। यस, इट विल फॉर्म Cu प्लस H2O। देखो कॉपर फिर से अलग हो गया, समझ पा रहे हो? अब कॉपर अलग हो गया, कॉपर का कलर क्या होगा? ब्राउन। ठीक है, तो वो ब्लैक कलर हट गया, अब दोबारा से कॉपर किस कलर का हो गया? ब्राउन कलर का हो गया। समझ रहे हो? तो ये दो रिएक्शन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो दोबारा जाते हैं ऑक्सीडेशन पे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड ऑन होता है या फिर हाइड्रोजन हट जाता है। क्लियर गाइस? फाइन, चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट रिडक्शन। रिडक्शन जैसे एक ऑक्सीडेशन था, एक तुम पढ़ोगे यहाँ पे रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या होगा बेटा? देखो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हुआ था, रिडक्शन में ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज क्या ऐड करेंगे? ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे और हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। दैट विल बी कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का ऐड होना। क्लियर है गाइस? तो देखो यहां पे कार्बन है, हाइड्रोजन ऐड कर रही है तो क्या बना? CH4 बना। समझ रहे हो? तो यहां पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वी विल टर्म दिस एज रिडक्शन। क्लियर है? बहुत बहुत सिंपल सी बात थी ये। तो चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन देखो नाम कुछ बता रहे हैं ना, रिडॉक्स रिएक्शन। तो समझना नाम क्या बता रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन गाइस वो रिएक्शन होगी, देखो ना, रिडॉक्स दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, रेड एंड ऑक्स, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। मतलब ये ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। सो रिडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब दोनों एक साथ जब हो रही हो, जब रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। कई बच्चे कहते हैं सर कैसे पॉसिबल है कि रिडक्शन भी और ऑक्सीजन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है? लेट्स सी गाइस। अच्छा ये देखो यहाँ पे CuO है, यहाँ पे क्या है? H2 है, राइट? ओके, इसके साथ ऑक्सीजन है, नजर आ रहा है ऑक्सीजन? आ रहा है ना? Cu ऑक्सीजन है। यहां देखो बेटा, यहां देखो, यहां कॉपर अकेला हो गया, ऑक्सीजन हट चुका है। यहां कॉपर के साथ ऑक्सीजन था बट यहां कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या हो रहा होगा बेटा? मैं लिख सकता हूं ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। सॉरी, क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा ना, रिडक्शन हो रहा होगा, क्योंकि यहां तो ऑक्सीजन था और यहां ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन यहां से हट चुका है, तो इसको क्या बुलाएंगे बेटा? रिडक्शन हो रहा है। यहां क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, राइट? अच्छा अब एक और चीज देखो बेटा, यहां क्या था? हाइड्रोजन था, राइट? नजर आ रहा है बेटा? यहां क्या था? हाइड्रोजन था। यहां क्या है? हाँ, यहां हाइड्रोजन अकेला था बट यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसको क्या बुलाएंगे? यस एग्जैक्टली, इसको बुलाएंगे ऑक्सीडेशन। क्या बुलाएंगे? ऑक्सीडेशन। तो देखो बेटा एक ही रिएक्शन है, एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी में ही रिडक्शन भी हो रहा है। क्लियर है गाइस? तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है उसको क्या बुलाते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। सो व्हेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है बच्चे? ठीक है, अब एक और टर्म बता रहा हूं बेटा, इसमें हम कहते हैं एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। बड़े ध्यान से समझना वर्ड, एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अच्छा ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा होगा बेटा? जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ वही ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। बहुत सिंपल सी बात है, वो सब्सटेंस जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ उसी को क्या बुलाएंगे? दिस सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड। तो यहां पे ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है बेटा? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है ना, तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। सो हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा अब पूछा जाए रिड्यूस क्या हो रहा है? रिड्यूस देखो यहां CuO था, यहां सिर्फ कॉपर बन गया, तो रिड्यूस क्या हो रहा है? बच्चे कहते हैं सर कॉपर रिड्यूस हो रहे हैं। ध्यान रखना कॉपर अकेला रिड्यूस नहीं होता, ये पूरा सब्सटेंस रिड्यूस होगा। जैसे दो रिएक्टेंट है ना बेटा, एक ऑक्सीडाइज होगा एक रिड्यूस होगा फॉर एग्जांपल, तो ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ कॉपर होगा, ये पूरा ही लिखा जाएगा। हम गलती क्या कर देते हैं एग्जाम में, हम ये लिखाते हैं कि कॉपर रिड्यूस हो रहे हैं, नहीं ये पूरा होगा। समझ पा रहे हो? और क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है या क्या रिड्यूस हो रहा है, हमेशा रिएक्टेंट साइड से देखा जाएगा। हाँ, ये इससे तो तुम्हें ये पता लग जाएगा कि भाई हाँ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है,
ठीक है, बट कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है वो हमेशा रिएक्टेंट साइड से देखा जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे CuO इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो यहां पे CuO इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्लियर है? अच्छा, एक छोटी सी बात और बता दूं तो कंफ्यूज ना हो, तो ये समझ आ गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। उसके बाद समझ आया कि क्या सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्या रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, एक छोटी सी चीज और, आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टर्म दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड देखो बेटा, मैं आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा ये टॉपिक आप लोगों के लिए, बस इतना समझना, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होते हैं, जो ध्यान सुनो, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होते हैं उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? उल्टा चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये समझना क्या सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है, निकल जाएगा। उसके बाद जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको बुलाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस हो रहा है उसको बुलाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डन? ग्रेट गाइस, चलते हैं गाइस अभी। ओके, अब हमारे पास 2 रिएक्शन है ना, चलो करते हैं बेटा इसको सॉल्व। तो देखो क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है बता सकते हो? ट्राई किया होगा आप लोगों ने शायद। तो यहां देखो BaSO4 है, यहां देखो BaSO4 है, मतलब Ba के साथ ऑक्सीजन है, राइट? बेरियम के साथ ऑक्सीजन है यहां पे, मतलब ऑक्सीजन है। और यहां देखो बेटा, यहां देखो, यहां पे ऑक्सीजन गायब हो गया, तो इसका मतलब ऑक्सीजन हट चुका है, ऑक्सीजन हट चुका है, तो वी विल टर्म दिस एज रिडक्शन। यहां क्या है बेटा? रिडक्शन, राइट? अच्छा, यहां देखो, यहां नजर आ रहा है आपको कार्बन, ऑक्सीजन है इसके साथ? नहीं है, बट यहां देखो बेटा इसके साथ ऑक्सीजन आ गया, इसके साथ ऑक्सीजन आ गया, तो इसको हम बुलाएंगे ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो गया। अच्छा, अब बता सकते हो बेटा कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है और कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है? बताओ बेटा कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है जिसमें से ऑक्सीजन हट गया? BaSO4। यहां पे BaSO4 क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। और यहां पे ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है बच्चों? कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर है? समझ आ गई? ठीक है, एक और चीज देखते हैं। अब कोई पूछ ले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है इस रिएक्शन में, बताओ बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? तो सर आपने अभी तो बताया था जो रिड्यूस हो रहा है उसी को क्या बुलाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? BaSO4। अब कोई पूछ ले कि रिडक्शन एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है इट विल बी टर्म्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आ गई बेटा बात? चलो अब जल्दी से इसमें देखते हैं। समझ आ गई होगी रिएक्शन कैसे, रिडॉक्स रिएक्शन क्यों? क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। अब यहां पे देखो, यहां पे कार्बन है, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, यहां ऑक्सीजन आ गया, इसको बुलाएंगे ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अच्छा, अब जल्दी से बताओ बेटा रिड्यूस क्या हो रहा है? रिड्यूस क्या हो रहा है इस केस में? मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, इस केस में बताओ, इस केस में रिड्यूस क्या हो रहा है? इस केस में रिड्यूस हो रहा है ZnO। ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है? कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। समझ आ गया? जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है गाइस? ओके ग्रेट, चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, एक और आ गया। चलो जल्दी से बताओ इसमें क्या हो रहा है, कर लोगे ये? देखो यहां ऑक्सीजन है और यहां ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ये तो रिड्यूस हो रहा है ना, ये रिडक्शन हो रहा है। यहां ऑक्सीजन नहीं है बट यहां ऑक्सीजन आ गया, ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। कोई पूछ ले रिड्यूसिंग एजेंट बता दो, सॉरी बताओ क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है? MnO2 रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है? HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख लोगे, उल्टा होता है। ग्रेट गाइस, चलते हैं आगे। हो गया। ओके, वन मोर टॉपिक, कोरोजन। नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने ना, इट्स आई डोंट थिंक इट्स न्यू फॉर यू। अच्छा, कोरोजन क्या होता है बेटा समझ लो। आप इनमें एक आयरन नेल देखिए यहाँ पे, राइट? आयरन नेल देखिए, कुछ टाइम जब आप इस आयरन नेल को बाहर रख दोगे तो उस पर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है ना बाहर रखने पे। तो कुछ इस तरीके से
है ना, कुछ इस तरीके से लेयर आ जाती है। तो इसको हम कहते हैं कोरोजन। मतलब जब भी कोई मेटल अलग अलग गैसेस से रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, दैट विल बी कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे बेटा आप लोगों को पता आयरन जो है ना, आयरन किसी से रिएक्ट करते हैं, किसी से रिएक्ट करते हैं, और पता वो लेयर ना काफी डिस्ट्रक्टिव लेयर होती है। डिस्ट्रक्टिव मतलब वो उस मेटल को खराब कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आयरन रिएक्ट करता है बेटा एनी गैसेस, यस, ऑक्सीजन से एंड पानी से, बेसिकली मॉइस्चर से, है ना, रिएक्ट करेगा, जंग लग जाएगा उस पर। ठीक है, वैसे तो सिर्फ आयरन नहीं, बहुत सारे मेटल कोरोजन करते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या आती है, कोरोजन। तो व्हाट इज कोरोजन? तो डेफिनेशन आपके पास है, बट आई वुड से कि कोरोजन क्या होगा? कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक गैसेस टू फॉर्म अ लेयर ओवर इट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। समझ आ गई बात ये? अच्छा, अब एक रस्टिंग वर्ड भी सुना होगा आपने, है ना, रस्टिंग। अब कई बच्चे सोचते हैं रस्टिंग और कोरोजन सेम है। सेम होता है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। वो माइनर सा डिफरेंस ये है, कोई भी मेटल जब एटमॉस्फेरिक गैस के साथ रिएक्ट करेगा, अपने ऊपर लेयर बना लेगा, दैट विल बी कॉल्ड कोरोजन। बट जब यही काम सिर्फ और सिर्फ आयरन करेगा ना बेटा, आयरन करेगा, तो उसको हम रस्टिंग स्पेशल नाम दे देते हैं। मतलब कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। ठीक है ना, तो जब आयरन के ऊपर लेयर बनेगी, जब आयरन करोड होगा, दैट विल बी कॉल्ड रस्टिंग। क्लियर है? ठीक है, और किस किस चीज का रिएक्ट करता है समझ आया? ऑक्सीजन एंड H2O। ठीक है, और उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है बेटा, तो उस लेयर का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, Fe2O3.H2O बोला इसने, बट चलेगा, ना भी लिखो तो भी चलेगा, Fe2O3। क्लियर है गाइस? ये जो Fe2O3, दिस इज रस्ट। फाइन, ठीक है, तो आयरन प्लस O2 प्लस H2O इट फॉर्म्स से लिख रहा था Fe2O3.H2O लिखा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, प्लस H2O कर देना, इट इज डिफरेंट। ठीक है, समझ आ गई? ओके गाइस, चलते हैं आगे। अच्छा, जैसे आपने पढ़ा कि लोहा जो है, आपको पता ही है, लोहा जो है वो करोड़ होगा और एक ब्राउन कलर की लेयर बना लेगा। बट अलग अलग मेटल ना अलग अलग गैसेस के साथ रिएक्ट करते हैं। जरूरी नहीं है सारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, सारे पानी के साथ रिएक्ट करे, नहीं। कॉपर देखा आपने? कॉपर पे जब लेयर बनती है ना बेटा, वो ब्राउन कलर की लेयर नहीं होती, वो ग्रीन कलर की लेयर होती है। ठीक है, ये देखो, ये कॉपर है, ये किसका रिएक्ट करते हैं? हमने देखा था आयरन तो रिएक्ट करता है मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन के साथ, बट यहां कॉपर रिएक्ट कर रहा है मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो वही बात होगी ना कि सारे के सारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यहां कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर के साथ, और ग्रीनिश कलर की लेयर बना लेता है ना। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा आपने? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस कलर का है? ग्रीन कलर का। तो जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो एक्चुअली में कॉपर से बनाया हुआ है। ठीक है, बट इतना टाइम होने के कारण उस पर जंग लग गया है, वो करोड़ हो गए, और करोड़ हो गए, आपको पता है कॉपर के ऊपर किस अगर कोरोजन होगा तो किस कलर का होगा? ग्रीन कलर का हो। तो इस वजह से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हमें ग्रीन कलर का नजर आता है। क्लियर है? ओके गाइस, चांदी, सिल्वर किसका रिएक्ट करती है? आपको पता है सिल्वर जब रिएक्ट करेगी उस पर जंग लगेगा, किस चीज का लगेगा वो? व्हाट विल द कलर ऑफ द कोरोजन? ब्लैक कलर का हो जाता है ना। तो वो किसका रिएक्ट करता है बेटा? वो हवा में H2S के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट करते हैं। क्लियर है बच्चों? चलो, अब एकदम लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं हम, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। बहुत थोड़ा सा पार्ट है ये रेंसिडिटी का, पहले ज़्यादा होता था बट फिर डिडक्ट हो चुका था ये। रेंसिडिटी, अब रेंसिडिटी क्या होता है समझना। कोई भी खाना रखा आपने, कुछ टाइम बाद आप उस खाने को देखोगे तो उसमें स्मेल हो जाती है ना, खराब हो जाता है खाना। वो क्यों होता है? ऐसा क्या हुआ उस खाने में? बनाया था तब सही था, 2-4-5 घंटे तक सही था, उसके बाद खराब हो गया। अक्सर गर्मियों में ऐसा होता है, जॉब सीजन चल रहा है ना, तो उसके खाने के साथ क्या हुआ? तो वो खाना भी एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ, या बेसिकली मैं बात करूं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने पे एक ऐसा सब्सटेंस बना लेते हैं जो बहुत गंदी स्मेल देते हैं। ठीक है, या मैं यूं कहूं कि पूरा खाना पूरे तरीके से खराब कर देता है। क्लियर है? ओके, सो व्हेन ऑयल एंड फैट्स आर ऑक्सीडाइज्ड और इवन अलाउड टू स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम दे बिकम रेंसिड। रेंसिड मतलब गंदी स्मेल देता है वो, राइट?
ठीक है। और रेंसिडिटी होने के कारण इसी फिनोमिना को रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू फॉर्म अ फॉल स्मेल, टू फॉर्म अ बैड स्मेल, टू फॉर्म अ पंजेंट स्मेल इज कॉल्ड रेंसिडिटी, राइट। और पता है बहुत टेस्ट भी गंदा हो जाएगा, स्मेल भी गंदी आएगी, ठीक है। एंड यू नो इट बेटर कि वो हेल्दी भी नहीं होगा हमारे लिए खाना, है ना। अच्छा, अब छोटी सी बात और, अब खाना ख़राब तो हो गया, बचाएं कैसे खाने को, रेंसिडिटी, है ना। रेंसिडिटी से बचाएं कैसे, तो आपने देखा होगा घरों में जो खाना बनता है वो तुम रख दो, उसको बाहर रख दो और 2-4-5 घंटे में ख़राब हो जाएगा वो। पर सोच के देखो, दूध, एग्जाम्पल दूध का ही मानो, दूध खराब हो जाते हैं, बट वो दूध जो मिल्क बादाम की बॉटल्स आती है इतने टाइम तक 2-3 महीने तक प्रिजर्व रहता है। हाउ इज इट पॉसिबल? घर पे तुम आलू की चिप्स बना लो, आलू बाहर छोड़ दो, वो शाम से पहले खराब हो जाएंगे। बट द अंकल चिप्स, कुरकुराज इतने टाइम तक कैसे प्रिजर्व रहता है? हाउ इज इट पॉसिबल? कुछ तो करते होंगे ना। तो रेंसिडिटी से बचने का भी इलाज है। इलाज क्या? उसको एयर टाइट कंटेनर पैक कर दो। क्यों कर दो? अरे हमें पता है वो खराब क्यों हो रहा है, खराब हो रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक गैसेज रिएक्ट कर रहे हैं उससे। एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दोगे ना, हवा अंदर से बाहर जाएगी ना, बाहर से अंदर आएगी, बात ही खत्म, ठीक है, खराब नहीं होगा। इट शुड बी प्लेस्ड इन एयर टाइट कंटेनर। अच्छा, जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं, हवा भरी होती है उसमें। क्यों भरी होती है? एक्चुअली में हवा जो हम कहते हैं ना, वो हवा नहीं होती, इट इज फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अब नाइट्रोजन गैस आने के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी तो खाना खराब नहीं होगा। क्लियर है? सो चिप्स वगैरह में जो हवा भरी होती है, दैट इज बेसिकली नाइट्रोजन गैस, ठीक है। ओके, तो हाँ, अक्सर जो हम फ्रिज में रख देते हैं खाना, क्योंकि लो टेम्परेचर पर बैक्टीरियाज ग्रो नहीं करेंगे तो खाना बच जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये भी एक सॉल्यूशन है कि हम उसको रेफ्रिजरेटर्स के अंदर रख दें, ठीक है। ओके फाइन, सो गाइज डन, दिस इज योर